हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 34, जिसमें बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। साथ ही साथ उनके प्रमुख सुधार के बारे में देखेंगे। मैं क्या बताऊं, एक ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। ये वीडियो मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि माइक जो कि म्यूट हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये पूरा वीडियो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सेना सेवा के जनक के रूप में हम लोग लॉर्ड कर्नवालिस को जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा को अनुशासित, संगठित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में बहुत सारे अच्छे तरीके से चीज़ें मिल जाएगी पढ़ने के लिए, तो आप पीडीएफ में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सेकंड प्रश्न पे आते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल के गवर्नर जनरल, पहला पॉइंट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट पे नज़र डालेंगे और एक तरह से देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने प्रशासन का सीधा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से ले लिया था। तो यहाँ पे हम कहते हैं पहला पॉइंट करेक्ट होता है। लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने 1793 में लागू किया और इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और भू राजस्व की दर तय की गई थी। तो यहाँ पर सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सेवा का जनक के रूप में हम लोग लॉर्ड कर्नवालिस को जानते हैं, जिन्होंने प्रशासनिक को संगठित किया और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सिविल सेवकों के वेतन की वृद्धि की। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बात यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली की आई हुई है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को हम सहायक नीति के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट गलत है। अगर सत्य देखना है तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, का संबंध किससे है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंध रखता है। इनका संबंध है 1848 से 56 तक था और इनके समय में बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं थी जो बहुत फेमस है। आगे चलकर एक एक चीज़ें देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, मतलब चौथा क्वेश्चन का पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों के बारे में कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि सती प्रथा को 1829 के नियम 17 द्वारा अवैध घोषित किया गया था। यहाँ पे पहला पॉइंट देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया। शुरुआत में ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन 1930 में इसे मद्रास और बॉम्बे में भी विस्तारित कर दिया गया। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्या आता है कि उन्होंने कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा का भी दमन किया था। ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि मैकाले मिनट 1835 के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसके परिणाम स्वरूप भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक माध्यम के रूप में अपनाया गया और इसका उद्देश्य था पश्चात शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देना। तो कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन थे? तो सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर बनेगा हैदराबाद के निज़ाम, जो कि पहले शासक बनते हैं। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में हम लोग लॉर्ड रिपन को जानते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, तो एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसके बारे में क्या ही आपको बताया जाए, ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था। तो ध्यान से समझिएगा,
ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कर्जन ने शिक्षा व्यवस्था विशेषकर उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था रेले आयोग। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया और इसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र बन रहे विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाना था। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड पॉइंट बनता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 उनके समय में लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा कि कर्जन को भारत की जो ऐतिहासिक विरासत है उनको संरक्षण करने में गहरी रुचि थी और उन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया। साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी अधिक सक्रिय बनाया ताकि देश के महत्वपूर्ण स्मारकों की मरम्मत और सुरक्षा दी जा सके। तो सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट, उन्होंने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तर्क दिया था। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा की और इसके पीछे आधिकारिक तर्क जो दिए थे वो है प्रशासनिक सुविधा। उन्होंने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसे एक केंद्र से संभालना कठिन है, इसलिए मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि इसको विभाजित करके प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको विभाजित किया जा रहा है। हालांकि वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देख सकते हैं कथन थोड़ा बहुत सही होता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना अगर पूछे तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना स्टार्ट हुई लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन थे? तो 1885 की जो घटना है 28 दिसंबर 1885 में ए होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है और लॉर्ड डफरिन के समय में। तो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि लॉर्ड रिपन के सुधारों के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य हुआ। चलिए देखते हैं कि करके। पहला पॉइंट है कि उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया था। ध्यान से याद रखना है कि लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने 1882 में निरस्त कर दिया। इसीलिए वापस से भारतीय प्रेस को फिर से आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 1883 में पेश किए गए इल्बर्ट बिल का उद्देश्य नागरिक क्षेत्र में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। इस बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों को उन मुकदमों की सुनवाई करने का भी अधिकार दिया जाना था जिसमें यूरोपीय नागरिक शामिल थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने भारी विरोध के कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा और या फिर कह सकते हैं कि संशोधित करना पड़ा। तो तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसके समय में हुई थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। ऑप्शन बी। 1911 में घोषणा होता है और 1912 में जबकि पूरी तरह से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सिंपल सा प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड लिटन की नीतियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। लॉर्ड लिटन, ध्यान रखिएगा, उन्होंने आईसीएस परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें पहला पॉइंट तो करेक्ट होगा क्योंकि लॉर्ड लिटन भारतीयों को प्रशासनिक सेवा से दूर रखना चाहते थे और इस उद्देश्य से सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा करके इन्होंने 19 वर्ष कर दी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, करेक्ट है। सेकंड आता है कि दूसरा अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 में उनके कार्यकाल में हुआ था। यहाँ पर यह पॉइंट भी करेक्ट है कि लॉर्ड लिटन की अग्रगामी नीति के कारण द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ और इस युद्ध का उद्देश्य था अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करना और रूसी विस्तार को रोकना था। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि उन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया। जी नहीं, प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो रिपन के समय में पारित हुआ था 1881 में,
लिटन के समय में नहीं। तो यहाँ पर ये गलत होगा, और अगर हमें बताना है कि सत्य कथन तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? दास प्रथा 1843 में 1833 की एक्ट के द्वारा हुआ था, चार्टर एक्ट के द्वारा, लॉर्ड एलेनबरो के समय में। ठीक है, लॉर्ड एलेनबरो के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। किस वायसराय के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित हुआ? ऊपर में आपको बताया गया था। फटाफट इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग करेंगे। मुझे पता है कोई नहीं करता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि करने से आप लोगों को याद रहेगा। याद तो ऐसे भी रहता है, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग अटेंशन देते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं कि उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लॉर्ड कर्नवालिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। उन्होंने ध्यान रखिएगा कि कर प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों को अलग अलग कर दिया था। राइट, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जिला कलेक्टरों से न्यायिक शक्तियाँ छीन ली गई थी। मतलब कहने का मतलब था कि 1793 के सुधारों से पहले जिला कलेक्टरों के पास राजस्व वसूलने और न्याय करने यानी मजिस्ट्रेट के रूप में दोनों शक्तियाँ होती थी, लेकिन कर्नवालिस ने कलेक्टरों से उनकी न्यायिक और दीवानी शक्तियाँ छीन ली और उन्हें केवल राजस्व प्रशासन तक सीमित कर दिया। न्याय के लिए दीवानी अदालतों में अलग से न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है? ये पॉइंट करेक्ट है। तीसरा आता है कर्नवालिस कोड 1793 पूरी तरह से हिंदू कानूनों पर आधारित था। तो ये थोड़ा सा हमें असत्य लगेगा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा कि कर्नवालिस कोड पूरी तरह से हिंदू कानूनों पर आधारित नहीं था। यह मुख्य रूप से प्रशासनिक नियमों, न्याय प्रणाली के पुनर्गठन और कह सकते हैं भूमि राजस्व पर केंद्रित था। व्यक्तिगत मामलों के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनों का सम्मान किया गया था, लेकिन प्रशासनिक ढांचा पश्चिमी कानूनों सिद्धांतों से प्रभावित था। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत होता है। तो अगर असत्य के रूप में देखना है तो केवल और केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में 16 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलवे चलाई गई थी और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो रेलवे के जनक के रूप में भी इन्हें हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के संबंध में है? इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में पेश किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में विचार करें। तो चलिए देखते हैं। उनके समय में 1837 का विद्रोह हुआ था, 37 बोल रहा हूँ, 57, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा वह भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय कहा जाने लगा और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो सेकेंड पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, तीसरा है कि उन्होंने व्यापगत के सिद्धांत को वापस ले लिया। अब देखिए, व्यापगत का सिद्धांत जो है, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक डलहौजी की डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति भी थी। 1858 के घोषणा के बाद कैनिंग ने इस विवादास्पद नीति को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया और भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार फिर से प्रदान कर दिया। तो ये तीसरा तीनों पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। राइट। अफीम युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, अफीम युद्ध के समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, अफीम युद्ध पूछा जा सकता है कि अफीम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध के रूप में जाना जाता है 1839 से 42, ठीक है। और इस वक्त जो शासक थे वो हम मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो ऑकलैंड थे, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी जो है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना डलहौजी के समय में किया गया था, तो ऑप्शन ए होगा। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना बेसिकली 1856 होना चाहिए था, किसके समय में हुई थी? तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। राइट आंसर बी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे करेक्ट होता है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, तो ये 1904 में हमने देखा था इन्होंने स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट आता है कि लॉर्ड लिटन ने ओवन मैरेडिथ के नाम से एक कविताएं लिखी थी, और ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछा था कि ओवन मैरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था, जी नहीं। यहाँ पे देखिए, इस एक्ट को लागू करने की अगर बात करें तो लागू जो होता है वो लिटन करते हैं, लिटन, ठीक है। ल से लागू, ल से लिटन, और र से रिपन भी होते हैं और र से रद्द भी होता है। तो रद्द करने का जो जिम्मा था, मतलब रद्द किए थे, रिपन ने किया था। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा। तो कह सकते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, हमें असत्य बताना, तो सी को टिक करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल टाइगर कहता था, बंगाल का शेर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में कौन सा सुधार हुआ था? तो यहाँ पे लैंसडाउन की बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है कि कारखाना अधिनियम 1891 पारित किया गया, तो ये दूसरा कारखाना अधिनियम था और इनके समय में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ, बिल्कुल सही है। प्रथम कारखाना 1881 था रिपन के समय में, ये तो हमने ऊपर में आपको बताया था। सेकेंड आता है कि डुरंट आयोग की नियुक्ति की गई थी, यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए 1893 में सर डुरंट के नेतृत्व में डुरंट आयोग की नियुक्ति किया गया, इसके आधार पर डुरंट रेखा बनाए गए थे, तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया, यहाँ पर यह भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इन्हीं के कार्यकाल में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, नींव रखी गई, और परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति, 92 में बहस, ठीक है, 92 में बहस करने की शक्ति दी गई थी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, यहाँ पर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला सवाल कहता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम इस वक्त देखते हैं, क्योंकि इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। रिंग फेंस की नीति का संबंध बताइए कि किससे है? रिंग फेंस की नीति का संबंध होगा वारेन हेस्टिंग्स के साथ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधारों के बारे में असत्य कथन चुनना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं असत्य कथन क्या निकलता है। तो पहला पॉइंट है कि रॉलेट एक्ट 1919 उनके समय में पारित हुआ था, तो चेम्सफोर्ड के समय में ये पारित हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वह वायसराय थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे, तो ये दोनों करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 उनके कार्य में आया था, 35 कहाँ से आ सकता है, ये तो वैसे भी गलत है, तो हमें असत्य के रूप में देखेंगे तो 3 यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय के रूप में अगर देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन हुए? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, हंटर आयोग शिक्षा का गठन किसके समय में हुआ था? हंटर आयोग, तो लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड वेवेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि सी राजगोपालचारी फार्मूला 1944 के उनके कार्यकाल में आया था। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने 1944 में एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सीआर फार्मूला कहा जाता है, और यह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना थी, करेक्ट। सेकेंड है, शिमला सम्मेलन 1945 का आयोजन किया गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत के स्वशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जून 1945 में
ध्यान रखेंगे। जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया। इसे वेवेल योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि यह सम्मेलन कांग्रेस और लीग के मतभेदों के कारण असफल रहा, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था लॉर्ड वेवेल के समय में, तो ये तो करेक्ट है ही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 पर हस्ताक्षर किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इरविन तो कह ही रहा है, तो लॉर्ड इरविन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ पे होगा डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में असत्य कथन चुनना है। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उन्होंने सरकारी खजानों को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने के लिए सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। इसके साथ ही कलकत्ता बंगाल की वास्तविक राजधानी भी बना, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। सेकंड आता है कि उन्होंने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। ध्यान रखना है कि हेस्टिंग्स ने भू राजस्व वसूलने के लिए इजदारी प्रथा या फिर फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना उनके समय में हुआ। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हेस्टिंग स्वयं जो कि पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अगर असत्य देखना है तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि शाही पदवी अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 किसके समय में पारित हुआ था? ये एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, लिटन के समय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन आता है कि साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? 1928 का बात है और 1926 से लेकर के 31 तक हमने जानते हैं ये लॉर्ड इरविन का समय था, तो ऑप्शन ए होगा। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान अंडमान में की गई थी? तो अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई, ऑप्शन ए। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि चौरी चौरा कांड 1922 के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि चौरी चौरा जो कांड है वो जनरली हम जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें क्रोधित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। और इस हिंसक घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और यह घटना लॉर्ड रीडिंग के समय की है, तो ये पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, तो सी.आर. दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, इन दो लोगों ने मिलकर के यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन भी कर दिया, तो ये दूसरा पॉइंट भी करेक्ट आता है। वो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग ब्रिटिश भारत के इतिहास में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। और इनके कार्यकाल की 2 महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना, जैसे 1921 का मालाबार विद्रोह और साथ ही साथ एक प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा भी 1921 में होती है, वो भी हम याद रखेंगे। तो ये इनके समय की थी। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा असत्य है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय के रूप में इनको शामिल किया जाता है। प्रथम वायसराय बनाया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर आते हैं यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये भी बिल्कुल करेक्ट। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता था, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, इसलिए डी को टिक करेंगे। पहली बार आयकर किसके कार्यकाल में पेश किया गया था? तो पहली बार आयकर जो है वो हम कहेंगे कैनिंग के समय में पेश किया गया था। वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है 1854 को, और ये डलहौजी के समय में आया था।
लॉर्ड विलिंगटन के समय की प्रमुख घटना नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है। पहला पॉइंट है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। ठीक है, यहाँ पर 31 में कह रहा है। अब यहाँ पे समझना हमें ये होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 31 के में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, और ये लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, शुरुआती कार्यकाल में हुआ था। अब कहीं कहीं कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकता है कि इरविन का कार्यकाल भी तो आपका 1931 तक था, लेकिन 31 तक था, लेकिन वो पहले हो जाते हैं, लेकिन ये जो सम्मेलन होता है वो एंड तक जाता है। ठीक है, मतलब जैसे सितंबर से दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाता है, तो इस तरह से कह सकते हैं उस वक्त का कार्यकाल में लॉर्ड विलिंगटन आ चुके थे। तो ये इनके समय की घटना थी। करेक्ट। पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट में क्या हुआ था, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, और यह सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी के उपवास के बाद येरवदा जेल में हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर भी घटना इनके साथ ही संबंध रखता है विलिंगटन के समय में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो है ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो के समय की घटना, क्योंकि 36 से लेकर के 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो आ चुके थे। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल एक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये हम देखेंगे, सिख युद्ध जो है वो आपका 1845-46 में होता है। ठीक है, प्रथम सिख युद्ध। और अगर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय सिख युद्ध की बात है जो हमें देखने को मिलता है 1848 से 49 के अंतर्गत। ठीक है, 1848-49 के अंतर्गत। और ये जो घटना है 1848-49, लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय उस वक्त की बात करें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड एलनबरो के बारे में क्या सत्य है ये हमें देखना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उन्होंने 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में समाप्त हुआ। सिंध का विलय भी 1843 के समय में होता है। तो ये भी हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान में रखना होगा कि अगस्त 1843 में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड हमें और याद रखना होगा कि इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? चार्ल्स नेपियर। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर, ये आपको याद रखना है, चार्ल्स नेपियर जो कि कर रहा था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो पहले करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि उन्होंने नरबलि प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो नरबलि प्रथा जो है वो विशेष रूप से खोंड जनजातियों में प्रचलित मरियाह प्रथा को माना जाता है। इसको समाप्त करने का प्रयास लॉर्ड हर्डिंग प्रथम के कार्यकाल में किया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। तो फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे और 1 और 2 यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। इमाम कमीशन 1852 की स्थापना किसने की थी? इस कमीशन की स्थापना डलहौजी के समय में हुआ, तो ऑप्शन बी। सिंचाई आयोग 1901 का गठन किसके समय में हुआ? सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन। दिल्ली दरबार 1870 का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन 1877, ऑप्शन बी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय क्या घटित हुआ था? ये ध्यान से समझेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो देखिए इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना जो बार बार पूछा था, पंजाब में कूका आंदोलन का दमन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब में कूका आंदोलन सिखों का एक सुधारवादी आंदोलन जो बाद में राजनीतिक हो गया था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही सक्रिय था। उन्होंने इस आंदोलन को कड़ाई से दमन किया और उनके प्रमुख नेता जो बाबा राम सिंह कूका थे, गिरफ्तार कर रंगून वर्मा जो कि निर्वासित कर दिया गया था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आता है कि बिहार में अकाल 1873। ये पॉइंट भी करेक्ट है कि 1873-74 में के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रशासन ने राहत कार्यों के माध्यम से स्थिति को संभालने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट भी सही है। तीसरा आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि
बाद में राजा एडवर्ड 7 बने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। उनकी यह भव्य यात्रा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे जो कि तीसरा पॉइंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कहेंगे 1 2 3 दो करेक्ट है, यहाँ पे तीनों पॉइंट ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल क्या है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो हमने स्टार्टिंग वाले प्रश्न में ही देखा था कि बंगाल में द्वैत शासन का अर्थ जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, बिल्कुल सही। लॉर्ड लहौजली व्यपगत सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन किया, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में रिपन को जाना जाता है, ना कि लिटन को, तो ये गलत होगा, डी को टिक करेंगे। अकाल आयोग स्ट्रीची आयोग 1880 का गठन किसने किया था? तो 1880 की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आपको याद रखना है, ऑप्शन बी लिटन, ठीक है, लिटन। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के सुधारों के, देखिए एक वारेन हेस्टिंग्स होते हैं और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स पहले था, लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे हम देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल तो 1784 तक समाप्त हो चुका था, लेकिन यहाँ पर 1813 से 23 तक इस 10 वर्षों के कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स देख रहे थे। असत्य बताने क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। उन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पहला पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों यानी लुटेरों के संगठन जो समूह था उसके आतंक को समाप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। उत्तर और दक्षिण से सेनाओं के साथ मिलकर के पिंडारियों की पूरी तरह से दमन किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट बनता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि 1816, ये बिल्कुल करेक्ट है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है इसका समापन सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की ही घटना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप को और कड़ा किया, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर सेंसरशिप को कड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1818 में सेंसरशिप के कड़े नियमों को हटा दिया और प्रेस को उदार बनाया था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में समाचार पत्रों के प्रशासन को बढ़ावा मिला। तो ये कह सकते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है और हमें अगर असत्य बताना होगा तो केवल हम ए को टिक करेंगे। बाटो और राजकरों की नीति जो है का सबसे बड़ा प्रेषक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, लॉर्ड मिंटो। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए कि लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विदेश नीति के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, यंग हस्बैंड मिशन 1904 तिब्बत भेजा गया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा देखने को मिल रहा है कि तिब्बत में रूसी प्रभाव के बढ़ते डर के कारण कर्जन जो कि कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन तिब्बत भेजा गया था। ये 1904 की जो कि घटना है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि फारस की खाड़ी के प्रति सक्रिय नीति अपनाई गई थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कर्जन ने फारस की खाड़ी में किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए एक सक्रिय और कठोर नीति अपनाई थी, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ये गलत होगा क्योंकि पंचशील समझौते जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय नहीं बल्कि आज़ादी के बाद 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो यहाँ पे प्रीमियर झाओ एनलाई के बीच हुआ था। तो कर्जन के समय की ऐसी किसी संधि का अस्तित्व नहीं हमें मिलता पंचशील के बारे में, तो ये तीसरा गलत है। अगर सत्य बताना है तो 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए होगा। अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।